Hello students, it's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Students, today we are going to study a very important topic, that is crystal field theory. Crystal field theory is very important and means around a question of 2 marks you will get on this. Okay, so crystal field theory, first of all students, this theory was proposed by Bethe. It is proposed by, you have to write these points, these are important points. Okay, so it was proposed by Bethe. And then the second point regarding this theory is that it assumes that the interaction between metal atom and ligand is electrostatic. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो थ्योरी है ये इस बात पे बिलीव करती है कि जो मेटल के बीच में और लिगेंड के बीच में जो ये जो बॉन्ड होता है ये आयनिक होता है. ये पहली चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये इसका अजम्पशन है इस थ्योरी का. और जो सेकेंड इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका थ्योरी में ये भी कहा गया है कि जो डी ऑर्बिटल होता है इट गेट्स स्प्लिटेड. ओके, इस थ्योरी में, पूरी थ्योरी जब आप पढ़ोगे, इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो डी ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, वो ब्रेक हो जाता है डी ऑर्बिटल. कब होता है ऐसा? जब लिगेंड अप्रोच करता है तब. ठीक है, व्हेन लिगेंड अप्रोचेस. तो जब सेंट्रल एटम को लिगेंड अप्रोच करता है तो जो डी ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है. और इसका जो कारण होता है, क्यों होता है, ये भी मैं आपको बता दूं. इट इज़ ड्यू टू रिपल्शन. ओके, टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in ligand and metal. ठीक है, तो ये इस थ्योरी का मतलब मेन पॉइंट है, वो ये कि मेटल के बीच में और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है स्टूडेंट, वो आयनिक होता है, ये अज्यूम करता है. और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डी ऑर्बिटल होता है इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है जब लिगेंड अप्रोच करता है तब. और इसका जो मेन कारण है वो है रिपल्शन. ठीक है, तो जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा मेटल का जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये एक मेटल है और उसका जो ये डी ऑर्बिटल है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और ये जो लिगेंड होता है, आपको पता है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जब ये लिगेंड इसको अप्रोच करता है तो इनके बीच में, इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में स्टूडेंट रिपल्शन होता है. और जिसकी वजह से ये जो डी ऑर्बिटल होता है इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, डी ऑर्बिटल ब्रेक हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है. और डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये आप जान लीजिए कि ये जो डी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो ये डी ऑर्बिटल्स हो गए 5. इनमें डी ऑर्बिटल्स में से ये जो
ऑर्बिटल है, इसको हम नाम दे देते हैं DXY, और इसको नाम दिया मैंने YZ, और इसको नाम दिया है मैंने DZX, और इसको नाम दिया है मैंने DX² - Y², और ये जो है इसको मैंने नाम दिया है DZ²। ठीक है, तो ये जो D ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, और इसमें से ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं ये वाले, ठीक है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स, DXY, DYZ और DZX। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस, दिस ये होते हैं लाइज बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, इसके अलावा और ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये लोग होते हैं ऑन द एक्सिस, दे आर ऑन द एक्सिस। ठीक है, ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो D ऑर्बिटल है इसमें से कौन कौन से वाले हैं जो एक्सिस के ऊपर होते हैं और कौन से बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो क्योंकि ये तीनों एक्सिस के बीच में होते हैं, तो ये तीनों जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये हमेशा साथ में रहते हैं, और ऊपर वाले जो ये जो 2 ऑर्बिटल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये वाला ये और ये वाला ऑर्बिटल, ये एक्सिस पे होते हैं, और जिसकी वजह से ये लोग हमेशा साथ में रहते हैं। ठीक है, ये है। उसके बाद में स्टूडेंट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताएं, अभी इसमें काफ़ी चीज़ें समझने के लिए हैं इस वाले में, जैसे कि अब ये जो D ऑर्बिटल है, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि इन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं D जनरेटिंग ऑर्बिटल्स। D जनरेटिंग ऑर्बिटल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर D जनरेटिंग ऑर्बिटल्स, तो आप बोल सकते हैं ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। ओके, तो इन ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी कैसी सेम है, लेकिन जैसे ही इसकी स्प्लिटिंग होती है, जब लिगेंड अप्रोच करता है स्टूडेंट्स, तो ये जो D ऑर्बिटल है ये क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाएगा और इसकी जो D जनरेसी थी वो ख़त्म हो जाएगी, और ये जो ऑर्बिटल एक्सिस पे रहते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है, और जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनमें कम स्प्लिटिंग होती है, और इसलिए ये जो 3 हैं ये साथ में रहते हैं, ये DXY और ये DYZ और DZX, ये 3 साथ में रहते हैं। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, इनका नाम मैंने लिखा था अभी, ये कौन से हैं, DX² - Y², और ये DZ², ये लोग ऑर्बिटल साथ में रहते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल का जो ग्रुप है, इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं EG कहते हैं, EG ऑर्बिटल्स कहते हैं, और ये जो है इसे हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए पहले। तो D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो गई है, और जो D ऑर्बिटल है वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया है, एक है EG और दूसरा है T2G। तो स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम मैं आपको बना रहा हूँ, ये दिस इज़ फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना, तो ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है, अबव क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, it is for octahedral complexes, it is for octahedral complexes। ठीक है ना, हाँ, तो और अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता तो ये जो ऑर्बिटल है ये ऊपर होते और EG वाला नीचे होता। ठीक है ना, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्टूडेंट्स याद रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ EG ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ EG ऑर्बिटल
is more than T2g ऑर्बिटल। ठीक है, तो क्योंकि Eg ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है T2g के कंपैरिजन में, और इसीलिए जो T2g ऑर्बिटल है वो ये नीचे बनाया गया क्योंकि इसकी एनर्जी कम है और ऊपर वाले की एनर्जी ज़्यादा है। तो अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ से ये एनर्जी ऊपर जाने पे बढ़ रही है, बुक में इधर बना हुआ है, मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस वाले केस में। तो अब स्टूडेंट्स इसमें तो अब ये बताइए कि जो T2g ऑर्बिटल है इसमें कौन कौन से जो ग्रुप है और इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स आ गए हैं, 3 आ गए हैं। कौन कौन से? एक तो 3dxy है, एक dyz है और एक dzx है। ठीक है ना, तो इसमें ये जो है 3 बॉक्सेस में होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और जो Eg ऑर्बिटल है स्टूडेंट्स, इसमें देयर आर 2 ऑर्बिटल्स और ठीक है, तो उसमें आता है dx² - y² और ये dz², इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, और ये सारी बातें किसके लिए? इट इज़ फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इनके बीच में जो एनर्जी का गैप होता है, इनके बीच में चलो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर ये रहा आपका d ऑर्बिटल। ठीक है, और स्प्लिटिंग होने के बाद में ये रहे वो 2 ऑर्बिटल्स जो साथ में हैं। उसके बाद में ये 3 ऑर्बिटल्स वो हैं जो साथ में हैं। ठीक है ना, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा से डिनोट करते हैं, और इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, और क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है तो यहाँ पे छोटा सा ओ और बना देंगे। ओ मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना, और यहाँ पर ये जो एक लाइन है यहाँ पर इसके ऊपर जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है और इसकी एनर्जी नीचे है, ये एनर्जी कम होती है। और जो डिफरेंस होता है एनर्जी का ये ऊपर यहाँ पर आप लिख लेंगे 0.6 डेल्टा ओ और नीचे ये होता है 0.4 डेल्टा ओ। ठीक है ना, और स्टूडेंट्स जो डेल्टा ओ होता है दैट इज़ इक्वल टू 10 DQ। तो इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 6 DQ, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ठीक है, इसका तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे कर लीजिए। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा 4 DQ। ठीक है, और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ 10 पता की गई हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका 2/5 आ जाएगा, बुक में दिया गया है। ठीक है, ये तो ये जो एनर्जी का गैप होता है यहाँ पर, ये जो एनर्जी गैप होता है यहाँ पर ये होता है 2/5, और ये ऊपर यहाँ पर गैप हो जाएगा, ये वाला गैप हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी गैप किस में कितना होता है, ये पूछ लिया जाता है कई बार, इसका बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट होता है लिगेंड्स का अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है ना, आप लिख देंगे इसमें अरेंजमेंट ऑफ ligands in increasing order of increasing order of their field strength। ठीक है, कोई लिगेंड है वो ज़्यादा स्प्लिटिंग कर सकता है, कोई लिगेंड है वो कम स्प्लिटिंग कर सकता है। तो एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर बता भी दे रहा हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले I- है, उसके बाद में आ जाएगा Br- है, उसके बाद में SCN नेगेटिव है, देन Cl नेगेटिव है,
उसके बाद में S2 भी आपको NCERT में मिल जाएगा, और उसके बाद में आपको मिलेगा F माइनस, देन यू विल गेट OH नेगेटिव, देन यू विल गेट ऑक्सलेट C2O4 2 नेगेटिव, उसके बाद में आ जाएगा H2O, और उसके बाद में आ जाएगा NCS नेगेटिव, उसके बाद में आ जाएगा EDTA। ठीक है, तो ये सारे लिगेंड्स हैं, और उसके बाद में आ जाएगा NH3, और ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद में लास्ट में EN लिखा हुआ है बुक में, और उसके बाद CN नेगेटिव, और उसके बाद CO, और एक और आप NO2 बढ़ा लेंगे, बुक में दिया नहीं गया हुआ है। तो ठीक है, तो लास्ट में ये जो 4 हैं स्टार्ट, ये लास्ट वाले 1 2 3 4 ये वाले, इनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अगर ये लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो ये लोग पेयरिंग करवा देंगे। ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देते हैं डी ऑर्बिटल में, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि चलो फिर डायग्राम बता रहा हूँ मैं आपको बना करके एक बार फिर से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस पर कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है। ये अपना डी ऑर्बिटल है और ये स्प्लिटिंग हो गई है, ये रहे 2 ऑर्बिटल्स और ये रहे 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इनका क्या नाम है 2T2G नाम दिया, इनका नाम है EG। ठीक है, अच्छा अभी सपोज हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 है, अगर डी में इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कौन से वाले ऑर्बिटल में आएगा, इस वाले ऑर्बिटल में आएगा। ठीक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में। ठीक है ना, डी में अगर कितने इलेक्ट्रॉन है और कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ये स्टूडेंट मैं अभी ऑक्टाहेड्रल के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, और टेट्राहेड्रल में जिसका अपोजिट हो जाएगा, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, T2G में जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G1 और EG कितना हो 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन है, डी में इलेक्ट्रॉन 2 है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर ही आएगा। ठीक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, T2G2 हो जाएगी और EG में क्या होगा 0 होगा। अब इसी तरीके से अगर डी में इलेक्ट्रॉन 3 हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन 3 में, तो T2G कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और EG में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है, डी में अगर इलेक्ट्रॉन 4 है, तो डी में अगर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर पेयरिंग हो जाए, या हो सकता है कि अगला जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ जाए। ठीक है ना, तो 4 जब डी में 4 होते हैं तो यहाँ पर 2 केस होंगे, आइदर 4th इलेक्ट्रॉन, आइदर 4th इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन है वो T2G में चला जाए और क्या कर ले, पेयरिंग कर ले। ठीक है, पेयरिंग कर ले, या तो वो जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो चला जाए किसमें, EG में चला जाए और नीचे पेयरिंग ना हो। तो ये 2 केस बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हमें ये पता होना चाहिए कि लिगेंड कैसा है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, अगर सपोज इसमें आपको 2 केस दिए जाएंगे, अगर आपसे कहा जाएगा कि डेल्टा ओ का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये ज़्यादा है पी से, पी मतलब पेयरिंग है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज देयर, जो लिगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। पूरी आप NCERT पढ़ लोगे टॉपिक, तब भी जो मैं बता रहा हूँ वही वो निकलेगा इसमें से निष्कर्ष जो है इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए आराम से समझ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, वो तो यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करते हैं ना, तो 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो T2G में, यहाँ पर T2G में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और EG में कितने रहेंगे 0। ठीक है, तो कन्फ्यूजन क्या रहेगी, तो रहेगी T2G 4 रहेगी और EG में कितना रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा केस यहाँ पे क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, तो पहला आपने स्टूडेंट केस देख लिया अभी कि उसमें डेल्टा ओ क्या था, ज़्यादा था। ठीक है ना, पेयरिंग से। अच्छा दूसरा केस हम बता रहे हैं आपको जिसमें जो डेल्टा ओ है वो P से कम है, और डेल्टा ओ का मतलब क्या है बताया मैंने आपको, क्या है, दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है,
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी, ठीक है ना, किसके लिए है? फॉर ऑक्टाहेड्रल, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक है। तो जब डेल्टा ओ अगर कम है, इसका मतलब वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग तो होगी नहीं। तो इसका मतलब अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये रहा आपका Eg लेवल, और ये है T2G लेवल, और डी में कितने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 1 2 3, अच्छा, क्योंकि अब डेल्टा ओ क्या है, कम है, इसका मतलब जो लिगेंड है कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो उसमें पेयरिंग तो होगी नहीं, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है कहाँ आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। अब जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, T2G में कितने आएंगे, 3 आएंगे, और Eg में कितने आएंगे, 1 आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, आप इसको आराम से चेक कर लीजिए, कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर बात करें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की, किसके लिए, फॉर टेट्राहेड्रल के लिए, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो स्टूडेंट्स उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो डी ऑर्बिटल है सेम ऐसे बना लेंगे। अब लेकिन जो T2G लेवल है वो ऊपर आ जाएगा, और जो Eg लेवल है वो नीचे बनेगा। ये Eg लेवल है, ये T2G लेवल है। तो इसका कोई लॉजिक वैसा नहीं है, लेकिन मेन जो कारण है वो शेप है, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल का शेप कुछ और होता है, उसमें जो एक्सिस वाले ऑर्बिटल हैं वो एक्सिस पे, मतलब वो एक्सिस पे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो स्प्लिटिंग है ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और टेट्राहेड्रल में शेप कुछ और होता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वाले केस में डेल्टा टी मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो जो T2G ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी Eg से ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, मोर एनर्जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसमें क्या था, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या था कि जो Eg लेवल था उसकी एनर्जी T2G से ज़्यादा थी, ये ध्यान रखेंगे। तो और बाकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने का तरीका वही सेम है, हुन्स रूल आपको अप्लाई करना है, और बस ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अगर डेल्टा ओ ज़्यादा होगा, अगर डेल्टा ओ अगर सपोज ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर डेल्टा ओ की वैल्यू कम है या तो आप कह देंगे वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड में पेयरिंग तो होगी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लीजिए आप। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ट्यूटोरियल। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं ये आपको सिलेबस में है नहीं, वैसे आगे बुक्स में दिया है रिफ्रेशर में, बस आपको ये कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।